नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोड़ा। ये हमारा एक वीकली प्रोग्राम है और जिसमें हम आपके साथ शेयर करते हैं रियल एस्टेट के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी जानकारी हो। तो जैसा कि आज हम देख रहे हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है बेस्ट प्राइस वर्सेस माई प्राइस। सो इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपका तारुफ अपनी टीम से करवा दूं। हमारे साथ हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रेकर्ड मिस्टर प्रवीण अरोड़ा, रीसेल से हैं प्रियंका, और साथ ही हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट हैं अंकुर। सो थैंक यू एवरीवन एंड वेलकम टू शो। थैंक यू। सो प्रवीण जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि जो आज का हमने एक टॉपिक ये रखा है बायर्स प्राइस वर्सेस माई प्राइस, तो ये माई प्राइस क्या है, बायर प्राइस क्या है, थोड़ा सा इस जो हमारा आज का टॉपिक है इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें। दिनेश, मेरा ख्याल है कि हम सभी लोग एवरी डे और ऑल द टाइम इस सिचुएशन में आते हैं। बाहर कहता है कि दिस इज माई प्राइस, सेलर कहता है कि दिस इज माई प्राइस, राइट। एंड अगर दोनों का प्राइस डिफरेंट ना होता तो शायद मेरे ख्याल है कि रियल स्टेट इंडस्ट्री ही ना एग्जिस्ट कर रही होती। रियल स्टेट इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही इसी वजह से कर रही है कि दोनों के प्राइस में डिफरेंस है। बायर ये चीज कहता है, सेलर ये चीज कहता है, और इसी वजह से जो ब्रोकर्स हैं, रियल स्टेट एजेंट्स हैं, वो इसमें पार्ट प्ले करते हैं नेगोशिएशन का, दोनों को किसी ना किसी एक कॉमन ग्राउंड पे लेकर आने के लिए। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है, ये सिर्फ टॉपिक ही नहीं, मतलब ये पूरी इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं कि बायर्स चाहते हैं कि हमारा ये प्राइस है, सेलर्स कहते हैं कि हमारा ये प्राइस है। और जो ये टॉपिक हमने चुना है, इसलिए आज के टॉपिक में हम बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी एक सर्टेन मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि वो इस चीज को समझें जरा और उसके ऊपर गौर करें अगर वो आज की मार्केट में प्रॉपर्टी को बाय या सेल करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत लोग हमारे साथ ये बात करते हैं कि हाँ जी, ये जो प्रॉपर्टी थी पहले इतने की बिकी, आज इतने की बिक गई। बायर कहता है कि ये प्रॉपर्टी देखो इतने की कम बिक गई। और वो ऐसा नहीं है कि मतलब ये कोई नई चीज है। जब से नेगोशिएशंस जहां ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है, हम हमेशा समझते हैं कि कोई भी सेलर है, किसी भी चीज को सेल करने वाला, उसकी हमेशा कोशिश होती है कि उसको बेस्ट प्राइस मिले, और जो बायर होता है उसको हमेशा होता है कि वो कम से कम प्राइस ले। बट आज मार्केट में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो दोनों इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं प्राइसेस को लेकर कि वो समटाइम्स अच्छी चीज को भी क्लोज नहीं कर पाते। बायर को बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही होती है टाइम के हिसाब से, वो उसको टाइमली नहीं कर पाता तो बाद को उनको ये लगता है कि ये हमने मिस्टेक कर दी। और सेलर को समटाइम्स क्या होता है कि बहुत रीजनेबल प्राइस मिल रहा होता है मार्केट के मुताबिक, और वो उसके ऊपर डिसीजन नहीं पता बनाते और बाद में वो भी उस चीज के लिए रिग्रेट करते हैं। तो जो आज का शो है, एक स्पेसिफिकली मैसेज कन्वे करने के लिए हम ये शो कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर आप लोग हमारे साथ इसके बारे में बात करते हैं कि बायर्स को आज की मार्केट में कैसे ध्यान रखना चाहिए चीजों का, और सेलर्स को कैसे ध्यान रखना चाहिए जब वो नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो दिनेश, ये तो आज का हमारा रीजन है इस शो को करने का। और अब आगे हम इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट जो पहलू हैं उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई भी सेलर है वो जब अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, उनके दिमाग में दो चीजें होती हैं हमेशा। एक तो उनके दिमाग में ये चीज होती है कि वो एक प्राइस चाहते हैं, विश करते हैं कि ये प्राइस हमें मिले मार्केट में। और जब वो मार्केट में प्राइस विश करते हैं, चाहते हैं, तो वो अपने घर के सारे जो अच्छे फीचर्स हैं उसके ऊपर गौर कर रहे होते हैं। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। आपके जो घर के अच्छे फीचर्स हैं, आपको डेफिनेटली उनके ऊपर गौर करनी चाहिए, और हम भी चाहते होते हैं कि उनको हाईलाइट करें। बट जो बायर है, बायर अच्छे फीचर के साथ साथ उस घर के जो चैलेंजेस होते हैं उनके ऊपर ज्यादा गौर कर रहा होता है। हालांकि प्रॉपर्टी आपकी उसको पसंद होती है, पर वो उसके ऊपर ज्यादा गौर कर रहा होता है कि कैसे इस चीज को वो बेटर नेगोशिएट कर सकें। बट एट द सेम टाइम बायर की साथ साथ सेलर के दिमाग में एक मार्केट के बारे में रियलिस्टिक पिक्चर भी होती है कि मार्केट में क्या हो रहा है। बट उनके लिए वो जो उनकी
एक विशफुल जो प्राइस होती है कि ये प्राइस हमें मिले, और उससे रियल नंबर पे आने के लिए एक प्रोसेस है उनका, एक वो टाइम लगता है उनको वो चीज करने के लिए। आज हम दिनेश मतलब उन स्टेप्स के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ बात करेंगे कि उस चीज को वो कैसे शॉर्टन कर सकते हैं ताकि अपनी प्रॉपर्टी को टाइमली वो सेल कर सके, और बायर है जो वो कैसे इस प्रोसेस को शॉर्टन कर सकता है कि वो टाइमली अपनी जो बाइंग है वो उसको बाय कर सके। बट प्रवीण जी, एक चीज और है इसके अंदर कि ये जो हमने अभी देखा कि रियल एस्टेट मार्केट में ऑब्वियसली जब से मार्केट एस्टेब्लिश हुई है, ये जो नेगोशिएशंस हैं ये हो रही हैं, तो देखो ये चीज पहले भी होती थी, हमेशा से रही ठीक है, पर आज की मार्केट में ये ज्यादा हाईलाइटेड क्यों हो रही है, क्यों ये ज्यादा हो रही है, या ये जो गैप है बायर की जो मतलब अफोर्डेबिलिटी या एक्सपेक्टेशन कह लो, या जो सेलर की एक्सपेक्टेशन है, उसके अंदर जो गैप है वो आज की मार्केट में काफी बड़ा दिख रहा है। पहले वो उतना नहीं होता था, तो पहले भी लोग कंपेरेबल फॉलो करते थे, आसपास देखते थे, बट आज की डेट में ऐसी क्या सिचुएशन है कि वो जो गैप है उन दोनों में वो काफी बड़ा है, उसको ब्रिज करने में काफी टाइम लग रहा है। दिनेश, आपको भी याद होगा, हम कई बार बात कर चुके हैं कि देयर इज ए ग्रेट मेंटर, वो एक बात कहते हैं कि आपके कान और आपकी आंखें वही देखना और सुनना पसंद करती हैं जो आप चाहते होते हैं। बिल्कुल। आज की डेट में ये प्रॉब्लम क्यों ज्यादा बढ़ गई है कि हर नेबरहुड में कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, उसके डिफरेंट रीजन्स हैं कि वो काफी लोएस्ट प्राइस पे सेल हो रही है। ठीक है, देयर इज सम रीजंस कि वो प्रॉपर्टी डिफरेंट रीजंस किसी के बात पर्सनल फाइनेंशियल कोई भी हो सकते हैं, बड़े डिफरेंट रीजंस है आज की मार्केट में कि वो एक लोएस्ट प्राइस पे सेल होती है। और मार्केट में कई इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज भी हैं कि जिनके फीचर्स इतने अच्छे होते हैं और वो प्रॉपर्टी जितनी वेल मेंटेन्ड होती है कि वो प्रॉपर्टी हायर प्राइस पे भी बिकती है। और कई बायर ऐसे भी होते हैं कि उनकी पर्टिकुलरली कोई रिक्वायरमेंट होती है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की, वो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी तैयार होते हैं। तो आज की डेट में इन दोनों में गैप है वो काफी ज्यादा है। बिल्कुल, इन दोनों चीजों में नॉर्मल मार्केट में क्या होता था, ये गैप इतना बड़ा नहीं होता था, वो कंपेरेबल्स काफी ज्यादा क्लोज होते थे। आज की डेट में जो कंपेरेबल्स हैं उनमें काफी बड़ा डिफरेंस है। जो सेलर है उसको हमेशा हायर प्राइस वाले जो कंपेरेबल हैं वही नजर आते हैं। बिल्कुल। जो बायर है उसको हमेशा लो प्राइस वाले कंपेरेबल्स नजर आते हैं। उनको हाई वाले नजर आते हैं, उनको लो वाले नजर आते हैं। होता पहले भी था, पर पहले के एक तो गैप कम होता था दिनेश, और दूसरी बात एक चीज ये है, मैंने आगे भी बड़ी बार बात की है, सोशल मीडिया जे मतलब और डिफरेंट वेज से जो लोगों को आजकल इंफॉर्मेशन आ रही है वो बड़ी फास्ट और बड़ी अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन आती है, और किसी को नहीं पता वो सही है गलत है, कोई उसका बेंचमार्क नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, रीजन बड़ी अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन आ रही है आजकल। और जैसे मैंने बात की है कि आपके कान और आंखें वही देखना और सुनना पसंद करती है जो आप चाहते हो, तो जब वो इतनी इंफॉर्मेशन आती है वो एक वीडियो देख लेते हैं कि ये तो मार्केट खत्म होगी जी, दुनिया खत्म है जी बस सुबह। वो तो कई बार ऐसे बात करेंगे, प्रॉपर्टी लगी होगी 1 मिलियन की, वो कहेंगे ये तो अब 5 लाख की रहेगी जी। नहीं, ये ना मैंने एक और चीज भी नोटिस की है कि स्पेशली जो लोग सोशल मीडिया रन करते हैं उसके ऊपर ये एड्स, कैंपेन, वीडियोस, वो भी एक आजकल ऐसी चीज बोलते हैं कि अगर उसके सही सही कंटेंट बोला जाए तो उसके व्यूअर्स कम है। हाँ। अगर कोई ना कोई उसके ऊपर अनरियलिस्टिक बात की जाए, कोई ना कोई गलत बात की जाए, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए, हाँ तो फिर उसके व्यूअर्स ज्यादा हैं। हाँ तो उनका भी काइंड ऑफ है ये बिजनेस है कि कोई ना कोई गलत इनपुट ऐसी डाली जाए ताकि लोग एटलीस्ट बात तो करें उस चीज के बारे में। बिल्कुल, मतलब कई बार मैं कई देखता हूं कि कई लोग ऐसे मैसेज कन्वे करेंगे, मिसिसागा तो जी बस अब खत्म है, बस कुछ नहीं रहा मिसिसागा में, ब्रैम्पटन तो बस बात ही मतलब ऐसी भी लोग बात करते हैं, राइट। पर वो बात क्या है कि वो जो चीजें हैं आज की डेट में, क्योंकि एक तो मार्केट की जो कंडीशंस हैं वो चैलेंजिंग है, हम समझते हैं, बट जो ऐसी चीजें हैं वो मार्केट को और ज्यादा मतलब जैसे कह सकते हैं कि वो डिस्टर्ब कर देते हैं। तो प्रियंका, एक चीज मैं और अब थोड़ा सा देख रहा था, इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेके जाएं कि कई बार जैसे हमने अभी देखा कि बायर के प्राइस में और सेलर के प्राइस में एक ह्यूज डिफरेंस है। सेलर एक अपना प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा है, हालांकि वो कंपेरेबल भी देखते होंगे नेबरहुड, बट उसके बाद वो एक प्राइस के ऊपर आते हैं जो उनको लगता है कि हम मार्केट के हिसाब से काफी रियलिस्टिक नंबर पे बैठे हैं।
और बायर फिर एक और लोअर प्राइस के ऊपर आता है जी जो सेलर को बहुत ऑफेंसिव लगता है, ऑफेंडेड लगता है उनको कि यार ये क्या लेके आ गए, हमने तो वी आर एट ए वेरी रीजनेबल नंबर। तो ये जो सिचुएशन जब बन जाती है कि मतलब वो उसको लगता है सेलर को कि मैं काफी रियलिस्टिक प्राइस पे हूं, बट बायर बहुत ही ज्यादा नीचे एक ऑफर लेके आ गया, तो उसके लिए आप सेलर्स को मतलब जैसे क्या थोड़ा सा आप टिप देना चाहेंगी, या क्या उसमें हमें सेलर्स को या बायर्स को एजुकेट करने की जरूरत है? जी, फर्स्ट तो बायर जब पहले प्रॉपर्टी अपनी जब लगाते हैं और जो प्राइस सोचते हैं, कई बार वो इमोशनल होके सोचते हैं, ऑब्वियसली दे लव देयर हाउस, तो उस हिसाब से घर में रेनोवेशन कम हुई होती है पर उसको सोचते हैं ये तो बहुत ज्यादा रेनोवेशन है, तो उस हिसाब से थोड़ी सी प्राइस बढ़ा देते हैं। और उसके अलावा सोशल मीडिया पे आजकल वो आपकी दिखा देंगे प्राइस, आपका घर इतने का बिकना चाहिए, तो वो भी सोचे अच्छा ये बोल रही है वेबसाइट कि मेरा घर इतने का बिक सकता है, तो मैं उन्होंने फिजिकली ना तो फिर घर नहीं देखा होता है नहीं ना कुछ उनको नहीं, कोई, ये वो बस एआई एक से नंबर आ जाते हैं। बिल्कुल या बिल्कुल उससे हो जाता है। फिर उनको ये भी समझना चाहिए कि अगर एक बायर आपके घर के लिए ऑफर लाया है, सबसे इंपॉर्टेंट कि आप उसको आपका घर पसंद है, ये अगर सबसे वो बड़ी बात सबसे है। इंपॉर्टेंट क्योंकि बात हर है। बायर आपकी प्रॉपर्टी पे ऑफर नहीं डालेगा, हाँ 10 बायर देखने आएंगे तो बिल्कुल एक बायर एक ही ऑफर ऑफर डालेगा। आएगी, बिल्कुल। अगर वो ऑफर आ गई है इस मार्केट में तो मैं बोलूंगी वो ऑफर जाने मत दो, ये मैं सब सेलर्स को बोलूंगी, क्योंकि जो फर्स्ट ऑफर आती है स्पेशली वो कहता है अरे ये आ गई ना, इससे अच्छी अब दोबारा आ जाएगी, लेकिन बायर आया है, उसको प्लीज आप रखो अपने पास और नेगोशिएट करो, क्योंकि उसको आपका घर पसंद आया हुआ है। सो दोनों एक कॉमन ग्राइंड्स पे आ जाओगे अगर दोनों पेशेंस रखोगे तो। फिर जैसे आपका जो भी रियल्टर है बीच में, वो दे प्ले द मेजर रोल कि कैसे आप दोनों कॉमन ग्राउंड्स पे आओ, और मोस्ट लाइकली वो हो जाता है अगर आप पेशेंटली ऑफर पे वर्क हो तो, क्योंकि बायर को ऑलरेडी पसंद आई हुई है और सेलर को भी घर बेचना है क्योंकि मार्केट में घर लगा हुआ है, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों, एक रियल्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो दोनों के कॉमन ग्राउंड्स पे लाके तो वो बेसिकली offer। अगर सेलर्स को किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई भी लो ऑफर अगर जनरेट हाँ होती जी। है, कोई भी आती है, तो उसमें ऐसा पैनिक होने का कोई तो बात नहीं। कोई बात नहीं बिल्कुल, है। हाँ है जी। क्या कि बेसिकली बायर एक ट्राई करना चाहता है कि घर उसको पसंद है, बिल्कुल बट वो ट्राई करना चाहते हैं अगर कि और मुझे ये डील मिल थोड़ा जाए। कम नंबर में मिल जाए, डील में बिल्कुल मिल जाए। हालांकि बायर्स के लिए भी, क्योंकि मार्केट में काफी पैनिक है, कोई जॉब लॉस की तरफ कह रहा है, कोई टैरिफ का इशू है, तो बिल्कुल उसको भी कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि यार मार्केट और और वो कोलैप्स ना हो जाए, धीरे और धीरे डाउन ना हो ऊपर जाए, आ जाएंगे। तो वो उस हिसाब से अपना ट्राई करता है अपने नंबर्स को रन करने के लिए, और उसके हिसाब से अगर वो ऑफर देता है तो एक चीज तो इंडिकेट है कि उसको घर पसंद है, बिल्कुल बट डेफिनेटली दूसरी चीज की आपको कॉमन ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल उसको इग्नोर ना करें, हाँ और जी। उसके साथ जहां तक हो सके जो जो चीजें उसमें रीजनेबल हैं, जो जो वायबल हो सकती हैं, उसके ऊपर काम करने की कोशिश और कीजिए। कंपेरेबल जब आप ढूंढते हैं, बायर जब देखते हैं, वो प्लीज रीसेंट कंपेरेबल ढूंढें, ये नहीं कि 2 साल पहले मेरे मोहल्ले में इतने का घर बिका था तो मेरा भी उतने का बिकना चाहिए, वो मार्केट नहीं है। रीसेंट कंपेरेबल प्लीज चेक करें, और बायर धीरे धीरे करके ऊपर आ जाएगा। सो या बाकी तो जैसे अभी प्रवीण जी ने भी ये बात करी कि क्योंकि वो कोई ना कोई प्रॉपर्टी इस तरह की होती है जो कोई ना कोई उनका कोई पर्सनल रीजन, कोई भी फाइनेंशियल, बिल्कुल कोई भी एक डिफरेंट रीजन हो बिल्कुल सकता है कि वो एक अनएक्सपेक्टेड लोअर नंबर पे चली जाती है, तो उसको भी एज ए कंपेरेबल नहीं एस्टेब्लिश करना चाहिए। आपको एक ओवरऑल एवरेज देखनी चाहिए बिल्कुल कि ओवरऑल इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं, अगर 10 प्रॉपर्टीज देख रहे हैं तो उसमें 6, 7, 8 किस रेंज में बिक रही हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ फीचर्स और बाकी सारी चीजों के मेन ऊपर। बात पता है क्या है, अभी आप एक चीज देखो, यू कम अक्रॉस बड़ी ऐसी सिचुएशंस में हम सभी लोग आ रहे हैं। अभी आप एक चीज देखो, मतलब आप हम लोग एवरीडे आजकल पावर ऑफ सेल्स के साथ डील कर रहे हैं, उसमें जो लैंडर है, हाँ जी, देयर इज अ डिफरेंट रीजन कि लैंडर के लिए अपनी मनी की रिकवरी को फास्ट करना बड़ा जरूरी होता है, बिकॉज दे आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ होल्डिंग द प्रॉपर्टी। उनके लिए अपने मनी को रिकवर, चाहे उनको लॉस भी हो रहा हो ना, उनके लिए उसकी रिकवरी फास्ट बड़ी जरूरी है, ताकि उसको और कहीं आगे साइकिल मूव ऑन करें, मूव ऑन कर सके। और अब आप एक चीज देखो कि नेबरहुड में अगर किसी कारण से कोई पावर ऑफ सेल पे प्रॉपर्टी कम प्राइस पे बिक जाती है तो वो बेंचमार्क नहीं है उस नेबरहुड का, वो एक उसकी सिचुएशन थी, बिल्कुल वो एक बेंचमार्क नहीं था कि वो प्रॉपर्टी लो बिक गई है तो हाँ जी अब सारी जो प्रॉपर्टी है वो उसी रेंज में आ जाएंगी। बिल्कुल। अब आप एक चीज देखिए, एक लैंडर की सिचुएशन है, एक यहाँ पे एक रीजनेबल सेलर है जो कि एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो मार्केट के मुताबिक एक रीजनेबल प्राइस है उसको मिल जाए, टाइम भी रीजनेबल लगे, कोई ऐसी बात नहीं। जब वो एक चीज हो जाती है तो हम एक उसको बेंचमार्क बना के उसको भी वैसे ही ट्रीट करना शुरू करते हैं, या तो हम वो जो प्रॉपर्टी थी उसको ले जाते, दैट इज द वन थिंग।
अगर हमने उस प्रॉपर्टी को नहीं लिया, कोई कारण था ना, या तो उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, हाँ राइट, सही बात है, उनकी अपनी टर्म एंड कंडीशंस हैं, मतलब कंडीशन है, अच्छी या नहीं थी, उसमें बैंक्स का, अपने- लैंडर्स का अपनी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं उस प्रॉपर्टी को सेल बिल्कुल। करने के लिए। कई बार आपको वो कंडीशंस उनकी अच्छी नहीं लगती, आप नहीं चाहते उस तरीके से प्रॉपर्टी को बाय करना, बिल्कुल राइट। तो आपने अगर वो प्रॉपर्टी को नहीं बाय किया, तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है, हम सेम नहीं कह सकते कि इसकी ये कंडीशन है तो आज इसकी भी ये सेम कंडीशन है, कोई कारण है। और ये अकेली चीज, यही चीज नहीं है, इसके बिना भी दिनेश देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स, कि कई बार क्या होता है कि किसी बंदे ने कोई प्री कंस्ट्रक्शन में प्रॉपर्टी बाय की है, हम ये अक्सर देख रहे हैं, और ये मार्केट में आज की डेट में बड़ी कॉमन चीज है, खास करके जो नई सब डिविजन्स बन रही हैं, वहां पे किसी कारण से कोई बायर उस प्रॉपर्टी को क्लोज नहीं करा पाता। अब बिल्डर है, बिल्डर के पास 2 लाख का डिपॉजिट आया हुआ है, बिल्डर के लिए उस प्रॉपर्टी को नीचे बेचना कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल, वो उस एक प्रॉपर्टी को वहां पे लोअर प्राइस पे भी बेच जाता है, बिकॉज दे जस्ट वांट टू रिकूप देयर मनी फास्टर। एंड वो चीज बेंचमार्क, हालांकि वो प्रॉपर्टी पावर ऑफ सेल पे नहीं है, वो एक नॉर्मल मार्केट कंडीशन में बिकी है, पर अब बिल्डर के पास 2-2.5 लाख किसी का आया हुआ है, मतलब उसके लिए प्राइस एडजस्ट करना इजी है। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि जो लैंडर्स हैं, बिल्डर्स हैं, वो इस बिजनेस में नहीं है कि वो रियल एस्टेट होल्ड का काम, उसको डिस्पोज करके आगे अपना काम करना है, आगे मूव करना है। तो उन चीजों को बेंचमार्क बनाकर आप कई बार जो चीजें हैं डिसीजन ना लें। आप ये देखिए कि ये जो प्रॉपर्टी है, मतलब या तो ऐसी बात हो ना कि उस जैसी 10 और ऑप्शंस अवेलेबल हो, फिर तो आप उसमें से ऑप्शन पिक कर लोगे। अगर वो एक दूसरी ऑप्शंस नॉर्मल इन्वेंटरी मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ेगा। और बाकी दूसरी आपने बात बड़ी अच्छी कही है कि सेलर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, अगर कोई लो ऑफर भेज रहा है कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट उसके ऊपर काम करें उस ऑफर के ऊपर, जो चीजें उसमें पॉसिबल हो सकती हैं, कोई टर्म कंडीशन, प्राइस, क्लोजिंग, बाकी जो सारी चीजें हैं, जो आपको ठीक लगती हैं, आपकी फेवर में है, उनको रख के बाकियों के ऊपर उनके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश करें। बाकी एक सिंपल सी बात है, जो बायर है आज का, वो कल का सेलर भी है। जो आज का सेलर है, उसने अगर आगे कोई चीज करनी है तो वो बायर भी है मार्केट का, मतलब आप दोनों तरफी हो। बिल्कुल। तो अंकुर, यही चीज जैसे हम थोड़ा सा देख रहे थे कि बायर और सेलर के प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस जैसे ये बढ़ रहा है, एक तो ये हो गया कि इन ऑफर के ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए, तो इसके अलावा कोई और चीज आपको लगती हो कि थोड़ा कुछ ऐसे कंपेरेबल या कोई और चीज जो उनको हेल्प कर सकती हो थोड़ी सी? मैं वही बात कहने लगा था, जैसे प्रवीण जी ने अभी मेंशन किया कि जैसे सेलर्स हैं उनके लिए उनकी प्रॉपर्टी बेस्ट है, नो डाउट हम उस चीज को मानते हैं, पर आप ये देखिए अगर एक प्रॉपर्टी लगी हुई है उसके 5 कंपेरेबल है, लेट्स एग्जांपल देता हूँ $1 मिलियन की, और एक प्रॉपर्टी बिकी है 1.2 की, तो सेलर को लगता है कि मेरा घर 1.2 का होना चाहिए, वो 5 कंपेरेबल मिलियन के आसपास के हैं वो उसको भूल जाता है। और जब हम बात करें बायर्स की, अगर वही प्रॉपर्टी मिलियन के घर बिके हुए हैं उस एरिया में और एक प्रॉपर्टी बिकी है 8.5 लाख की, तो उनको लगता है हमारे लिए, हमें कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं 8.5 की रेंज में मिलनी चाहिए, नहीं वो कहेंगे 8 की मिलनी चाहिए 8 की मिलनी चाहिए। तो उनको ये चीज समझनी चाहिए कि रियल एस्टेट अगर हम एजेंट्स हैं, वो एक प्रॉपर आपको एक कंपेरेबल्स देते हैं, उस हिसाब से मार्केट वर्कआउट करती है, ना कि जैसे प्रवीण जी ने और दिनेश जी आपने जैसे मेंशन किया कि अगर कोई पावर ऑफ सेल पे आया, बिल्डर डिस्पोज करता है प्रॉपर्टी, वो एक प्रॉपर्टी हो सकती है, बट आउट ऑफ द 10 प्रॉपर्टीज और 8 प्रॉपर्टीज, उसके हिसाब से एक कंपेरेटिव मार्केट एनालिसिस होता है, उस हिसाब से आपको प्रॉपर्टी पे ऑफर डालनी चाहिए। एंड जैसे अगर करें बात ऑफर की, हमने ऐसी ऑफर्स पे भी बात किया है जिसपे $2-2 लाख कम पे प्राइस पे हमें ऑफर आई है। बेस्ट चीज क्या होती है, जब आप एक अच्छे लिस्टिंग एजेंट के साथ काम करते हो, उनको पता होता है कि उस ऑफर को हैंडल कैसे करना है, उनको पता होता है कि वो कौन सी टेक्निक्स और टैक्टिक्स हैं जिसके साथ वो उस ऑफर को काउंटर करे। आज की मार्केट पे अगर आपके पास कोई भी ऑफर आ रही है और आप सोच रहे हैं एज अ सेलर कि नहीं मैं इस पे वर्कआउट नहीं करूंगा, या आपको लग रहा है कि नहीं दिस ऑफर इज रियली लो, मैं इसको एक्सेप्ट तो दूर की बात है देखना भी नहीं चाहता, ऑफेंड हो जाता, वो कहीं ना कहीं एक सेलर्स को उस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मार्केट के हिसाब से आपको अपने आप को उसी हिसाब से ढालना पड़ेगा, ताकि आप उस ऑफर पे वर्कआउट करके उस प्रॉपर्टी को अच्छे प्राइस पे सेल कर सके, ताकि आप अगली प्रॉपर्टी की तरफ जा सके। ये कुछ चीजें हैं दिनेश जी जो मुझे लगता है सीरियस सेलर्स को देखनी चाहिए। अगर वो मार्केट में सीरियस है,
अगली प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। अंकुर, जैसे आपने बात की है ना कि जो एजेंट है, ऑब्वियसली एजेंट की लिविंग है कमीशन। मैं ये नहीं डिनाई करता कि एजेंट सेल नहीं करना चाहता, एजेंट ऑब्वियसली सेल करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, बिकॉज दैट्स हाउ दे मेक मनी, दैट्स व्हाट देयर लिविंग इज। बट अगर वो कोई इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं ना, वो इंफॉर्मेशन शेयर करने का मतलब एक ये होता है कि आप उस डिसीजन को, इंफॉर्मेशन को देख के डिसीजन बना सको। मतलब कभी भी इस चीज को नेगेटिवली मत लो। कई बार मैंने देखा कि हमारे दिमाग में एक नॉर्मल थॉट है, एक नॉर्मल आती है ये बात कि यार ये हमारे को इसलिए ये बात कह रहा है कि सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। ऑब्वियसली मैं डिनाई नहीं करता, कमीशन है उनका, दैट्स देयर लिविंग, दे वांट टू डू द ट्रांजैक्शन। बट ट्रांजैक्शन के साथ साथ आप एक चीज ये समझे कि वो इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन उसी नेबरहुड की है वो जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। या आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट योर रियल्टर। जब भी आप बिल्कुल। पिक करें अपना रियल्टर, यू नीड टू ट्रस्ट योर रियल्टर। अगर आप उनसे, हाँ, आपका कोई इंफॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन है, डेफिनेटली उनसे क्वेश्चन पूछें। अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, उनसे और इंफॉर्मेशन पूछें, उनके साथ बात करें। बट आज की मार्केट में मतलब इस चीज को नेगेटिवली मत लें कि अगर कोई ऑफर लो प्राइस की है तो कि हाँ जी हमने इसके ऊपर काम ही नहीं करना। और मैं बायर्स को भी ये बात कहूंगा कि समटाइम्स आप इसी चीज में थोड़ा सा चीजों को ना समझने के चक्कर में बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज को भी आप मिस कर जाते हो, और बड़े थोड़े थोड़े प्राइस पे आप प्रॉपर्टी को मिस कर जाते हो। हम देखते हैं कि बायर, आज की मार्केट ऐसी नहीं है कि बायर मतलब बहुत बड़ी अमाउंट के डिफरेंस से प्रॉपर्टीज को लूज करते हैं। कई बार वो सिर्फ 2-4 हजार के पीछे ही प्रॉपर्टी को लूज कर जाते हैं, थोड़ी सी अमाउंट के पीछे। फिर वो उस तरह के फीचर्स, उस तरह की लोकेशन वाली प्रॉपर्टी को सर्च करते रहते हैं और फिर वो चीज नहीं उनको मिल पाती, हालांकि डिफरेंस वो 10-20 हजार का ही होता है। 10-20 हजार भी कहां दिनेश, आजकल तो 5-4 हजार में भी कई बार डील छोड़ जाते हैं। तो वो देखो, बोथ सेलर और बायर के लिए अगर कोई भी चीज आप क्लोज कर रहे हैं तो देखो 10-20 हजार का डिफरेंस, 25 हजार का, ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रांजैक्शन बड़ी वॉल्यूम पे है, मिलियन है, प्लस है, या और भी कोई नंबर है। तो इस तरह का नंबर प्रेडिक्ट करना कंपेरेबल के साथ, कई बार 10-20 हजार का तो हम मान सकते हैं कि बिल्कुल एप्पल टू एप्पल नहीं जाती चीजें, 10-20-25 हजार का कंपेरेबल इधर उधर हो जाता है। तो उसके लिए मेरे हिसाब से दोनों बायर और सेलर दोनों को ही थोड़ा सा प्रिपेयर्ड और एजुकेटेड रहना चाहिए। और सेलर्स को भी दिनेश जी मुझे लगता है ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अगर 5-10 हजार का डिफरेंस है, लेट्स से इफ दे आर इन अ सिचुएशन, अगर उन्होंने आगे घर लिया हुआ है, अगर वो होल्ड नहीं कर पा रहे, दे शुड नॉट बी दैट एडमेंट। उनको उस चीज को समझ के उस हिसाब से एनालाइज करना चाहिए कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी को रख भी रहा हूं, वो 5-10 हजार डॉलर जो है वो इस टाइम पे वैल्यू नहीं कर रहे, अदरवाइज यू विल बी लूजिंग दैट जो आपने डाउन पेमेंट टुवर्ड्स अगले घर के लिए दी हुई है। तो वो चीज भी बहुत जरूरी है जो सेलर्स को एक अंडरस्टैंड करके वर्कआउट जरूर करना चाहिए उस चीज पे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मॉर्गेज वो पे कर रहे हैं, राइट? वो लूजिंग मनी, मॉर्गेज जो हर महीने पे कर रहे हैं, तो वो 5-10 हजार का डिफरेंस कुछ भी नहीं है। और बायर्स के लिए भी खासकर अगर कोई चीज आपको लगता है कि अच्छी है, पसंद है, रिक्वायरमेंट आपकी मीट कर रही है, तो वो जो 10-20 हजार है, ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि आप मार्केट से कुछ ज्यादा दे रहे हैं, 10 हजार 20 हजार, तो वो एक लंबी अमोर्टाइजेशन है, आपने घर में रहना है, 20-30 साल का डिफरेंस है, तो उसमें कई बार को वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं को बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ, ये चीजें मैनेजेबल होती हैं, आप इनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। जो दिनेश, सारी हमारी जो आज की कन्वर्सेशन है ना, मतलब हम ये नहीं कहते कि मार्केट में कोई भी आदमी आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन देना चाहता है। समटाइम्स क्या हो रहा है मार्केट में, जैसे मैंने पहले भी कई बार बात की है कि जो सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन है ना, बहुत इंफॉर्मेशन अनफिल्टर्ड है। अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन का मेरा कहने का मतलब ये है कि समटाइम्स जो बंदा सोशल मीडिया पे कोई इंफॉर्मेशन डाल रहा है, उसको खुद भी नहीं पता होता उस चीज के बारे में। वो जैसे कोई चीज उन्होंने सुनी उसी हिसाब से वो, जैसे कि हमने देखा लोगों ने व्यूज के लिए, अपनी अट्रैक्शंस के लिए, वो कुछ ना कुछ जो भी उनको लगा बस उन्होंने डाल दिया। जैसे प्रवीण जी अभी आपने कहा कि ब्रैम्पटन में आग लगी, मिसागा में घरों की बुरी हालत हो गई है,
जब एक एज अ बायर या कंज्यूमर दूसरी साइड पे जो सोशल मीडिया पे है, ही इज ईदर फॉर बेसिकली तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वो सोशल वो मीडिया तो चला रहे प्रोडक्ट हैं, है सोशल या मीडिया का। और वो जब देखते हैं उनको लगता है रियलिस्टिक ये पिक्चर है, हालांकि जो मार्केट है वो टोटली डिफरेंट है। Yeah. नंबर्स डोंट लाई, डाटा डोंट लाई, बट दे बिलीव इन दैट थिंग जो जिसका जो उन्होंने देख लिया कोई सोशल बेस मीडिया नहीं में। है, हाँ, Everything is जिसकी in the air. ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई बेस नहीं है जिसका। मैं दिनेश एक बात कहता हूँ कि ये सोशल मीडिया है ना, जो आज की डेट में हमारी लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। ऐसी बात नहीं है, हम सभी लोग इसके कंज्यूमर बन चुके हैं। हम इसका कंटेंट कंज्यूम करते हैं डे एंड नाइट। हम इसका कॉन्सेप्ट है, सॉरी कंटेंट है, वो हम कंज्यूम करते हैं, इससे हम बच नहीं सकते। बट आप एक बात जरूर समझिए कि ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट 100% ट्रू नहीं होता। समटाइम्स एक्यूरेट जो आपका रियल्टर है, जो आपको हेल्प कर रहा है ट्रांजैक्शन को करने के लिए, आप उस पे ट्रस्ट करें। वो आपको जो इंफॉर्मेशन है इससे कहीं ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है, उनके साथ बात कीजिए। सिचुएशन में ऐसा मत महसूस करिए कि यार ये बंदा मेरे को कुछ गलत करना चाहता है। बायर है जो, वो ऐसा ना समझे कि सेलर उसका कोई एडवांटेज लेना चाहता है। सेलर ऐसा ना समझे कि बायर कोई उसका एडवांटेज लेना चाहता है। मार्केट में नेगोशिएशन जब से हम लोग ह्यूमंस बने हैं चली आई है, और ये चलती रहनी है, इसने खत्म नहीं होना। नेगोशिएशन को एक थोड़ा सा स्मूथ प्रोसेस बनाकर इसको हैंडल करें, ना कि इसको मतलब अपना ऐसा समझे कि यार पता नहीं यार ये बंदा मेरा तो दुश्मन ही है, पता नहीं क्या मेरे लिए ये चीज करना चाहता है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। सेलर घर बेचना चाहता है, बायर घर लेना चाहता है, आप एक रीजनेबल प्राइस देना चाहते हो, वो एक रीजनेबल प्राइस एक्सेप्ट करना चाहता है, एजेंट सारी ट्रांजैक्शन को स्मूथली फैसिलिटेट करना चाहता है। हम सभी इस चीज को करना चाहते हैं। इसको एक स्मूथ एक्सपीरियंस बनाएं, ना कि इसको बहुत ज्यादा हम मतलब जैसे कह लो कि ऐसा महसूस करें कि पता नहीं ये मार्केट तो बस बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है। तो यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, बट ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको शेयर करूं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम अभी वापस आएंगे, जो HST का जो कंपोनेंट है उसके ऊपर है। तो हम यूं गए, आप यहीं मत रहिए, कहीं मत जाइए। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Experience the authentic flavors of South India at Saravanaa Pavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Pavan, where every meal is a celebration.
wave or a cold snap and your system taps out? Don't panic. One Touch HVAC is just a call away. Fast, friendly, and always ready, day or night. From quick fixes to full installs, we've got your comfort covered 24/7. Call 905-488-1654 or visit onetouchhvac.ca. One Touch is all it takes. Problems don't wait, and neither should you. I'm Rohit Sharma. Whether you are facing criminal charges, buying your first home, or protecting your family, I'm here to help you. When your future is on the line, experience matters. At Rohit Sharma Law, we deliver results with clarity and care. At Rohit Sharma Law, we specialize in a wide range of legal services, including family law, criminal defense, real estate transactions, immigration matters, civil litigation, and notary public services. Book a consultation today. Let's take the next step together. You can call us at 416-741-1115 or email us at info@rohitlaw.ca. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवर 465 प्लैटिनम ड्राइव यूनिट 99 मिसिसागा या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Experience the authentic flavors of South India at Saravanaa Pavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravanaa Pavan, where every meal is a celebration. So welcome back live with Team Aurora. So जैसा कि ब्रेक में जाने से पहले हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि बायर का प्राइस क्या है और माई प्राइस यानी कि सेलर का प्राइस क्या है, और जैसे हमने डिस्कस किया आपके साथ कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज की डेट में है, जो अभी रिसेंटली नई अनाउंसमेंट हुई है, बहुत लोगों के उसके मुताल्लिक क्वेश्चंस हैं कि ये जो HST का रिबेट कंपोनेंट है ये कैसे काम कर रहा है। तो अभी हम प्रवीण जी के साथ डिस्कस करेंगे और उनसे थोड़ी बहुत डिटेल में इसकी इंफॉर्मेशन लेंगे कि ये जो HST का नया बिल पास हुआ है या जो लोगों के जहन में उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, ये चीज़ कैसे काम कर रही है। और ये एक लाइव शो है, अगर शो के दौरान आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 647-484-0018 पे। सो प्रवीण जी, ये HST का जो कंपोनेंट है, ये पहले भी एक रिबेट मिलती थी 24,000 की। अब फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए कुछ चेंजेस इसके अंदर आई हैं। बहुत सारे लोगों को देखने में ये अट्रैक्टिव लग रहा है। कई जगह जैसे हमने अभी बात की सोशल मीडिया के ऊपर, बाकी जगह बड़ी एक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इसमें इतना चेंज होएगा, ये प्राइस चेंज हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको हाईलाइट करें कि ये जो रिबेट का कंपोनेंट है ये सबके लिए है या कुछ बायर इसके लिए एलिजिबल हैं, और हैं तो ये कितना है और पहले से क्या डिफरेंस इन्होंने किया है और कैसे बायर को इसकी एडवांटेज मिलेगी। दिनेश, ये जो HST का कंपोनेंट का जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है, क्योंकि पहले फेडरल का पार्ट था 5% का, अब प्रोविंशियल का भी 8% का अनाउंस किया। मैं आपको एक छोटी सी सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूं। बाकी इसके बारे में एक चीज और मैं यहाँ पे पहले क्लियर करना चाहता हूँ। इसकी अनाउंसमेंट हुई है, इसकी एग्जैक्टली इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है दैट स्टिल नॉट क्लियर, वो अभी क्लियर नहीं है, बट एक आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज कैसे है और क्या काम कर रही है। कि मान लीजिए अगर कोई भी प्रॉपर्टी है
अगर हम दिनेश मान लीजिए कि कोई 5 लाख की प्रॉपर्टी है, ठीक है, 5 लाख का कोई भी घर है, बिल्डर को वो 5 लाख का घर है, बिल्डर को $65,000 13% उसके ऊपर गवर्नमेंट को HST पे करनी पड़ती थी, पूरी 13%। 13%, ठीक है, तो उसका प्राइस हो गया 565। ठीक है, ठीक हो गया जी। तो बिल्डर क्या करता था, 565 जब बिल्डर ने को घर कॉस्ट करता था तो बिल्डर ने वो घर 565 का सेल करना था। ठीक है, बट गवर्नमेंट ने बिल्डर को पहले क्या होता था कि ये बात कही कि आप अगर कोई अपने रहने के लिए घर लेता है एज ए प्रिंसिपल रेजिडेंस, तो हम आपसे 24,000 HST कम लेंगे, जो पहले होता, जो पहले था, जो पहले था। ठीक है, तो 65 से 24,000 आप निकाल दो, कितना बच गया, 41 सॉरी। तो आपको बिल्डर 541 का घर मार्केट में सेल करता था। और उसमें क्या होता था, बिल्डर आपसे एक डॉक्यूमेंट साइन करवाता था कि जो 24,000 का जो पार्ट है, जो रिबेट का पार्ट है आपका, वो गवर्नमेंट उससे कम लेगी। ठीक है, राइट, ठीक है, कि जो वो उसका रिबेट वो का 41 लेगा और 41 ही आगे इसका जमा करवाएगा। बट अगर किसी वजह से गवर्नमेंट वो रिबेट का पार्ट पूरा ले उससे, तो यू आर ऑब्लिगेटेड फॉर दैट 24,000। ठीक है, दैट वाज द केस। और जो इन्वेस्टर्स होते थे उनको वो बिल्डर क्या कहता था कि जब उनकी क्लोजिंग होती थी तो 24,000 उनकी स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट में लग के आ जाता था। ठीक है, ठीक। और वो जो 24,000 है, जब वो प्रॉपर्टी को रेंट कर देते थे, गवर्नमेंट कहती थी जा तो आप अपने रहने के लिए, जा आप किसी के रहने के लिए घर बाय करते हो, ना कि आप स्पेकुलेशन करते हो, बिजनेस करते हो, घर को लेकर प्रॉफिट पे सेल करते हो। उस केस में वो कहते थे कि हम आपको ये रिबेट है वो नहीं देंगे। तो ये तो एक चीज थी जो पहले काम करती थी। तो वो फिर उसको लीज करने के बाद प्रॉपर्टी को वो अपना 24,000 क्लेम कर लेते थे वापस। ठीक है, ये तो पहला पार्ट, ये तो पहले होता था। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि $1 मिलियन तक की प्रॉपर्टीज के लिए जो लोग फर्स्ट टाइम बायर होंगे, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो प्रॉपर्टी $1 मिलियन तक होए मैक्सिमम, और दूसरा आप फर्स्ट टाइम बायर होने चाहिए। और आप अगर कोई नई प्रॉपर्टी लेते हैं, मान लो आज की डेट में आपने 5 लाख की प्रॉपर्टी है, जो उसके ऊपर 65,000 जो HST का कंपोनेंट है, जो कि बिल्डर ने आपको 565 की बेचनी थी, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम वो जो 65 का बेनिफिट है हम वो टैक्स नहीं लेंगे, वो बेनिफिट हम दे देंगे बायर को। अब वो जो बेनिफिट कैसे देना है इसके बारे में काफी चीजें अनसर्टन है, अभी क्लैरिटी नहीं है। कुछ बिल्डर्स कह रहे हैं कि हम क्लोजिंग के ऊपर आपको इसका क्रेडिट देंगे, कुछ ये कह रहे हैं कि आपको अपने आप बाद में अप्लाई करना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में इसके बारे में और गवर्नमेंट से जो क्लैरिटी आएगी फिर हम आपको ज्यादा बता सकेंगे। बट जो मेन बात है वो ये है कि जो प्रॉपर्टीज बिल्डर आज की डेट में सेल कर रहे हैं आपको, उसके अंदर HST का कंपोनेंट लगा हुआ है, उसके अंदर वो लगा हुआ है, वो लगा बाद हुआ में है। आपको उसको क्लेम करना है। तो अब जो अगर आज की डेट में आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो, अगर गवर्नमेंट उसके लिए आपको अप्रूव कर देती है कि आप फर्स्ट टाइम बायर हो, आप एलिजिबल हो इस अपने क्या कहते हैं रिबेट के लिए, और जो वो अपना है गाइडलाइंस वो फाइनलाइज करती हैं, उसमें पता चलेगा कि आपको क्लोजिंग पे क्रेडिट देना है उन्होंने, या आपको बाद में अप्लाई करके मिलना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टैक्स वाला पार्ट है जो आपकी पॉकेट से जाता था, आप फर्स्ट टाइम बायर हो, नया घर खरीद रहे हो, $1 मिलियन से नीचे खरीद रहे हो, तो वो आपको टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा। तो एक चीज यहाँ थोड़ी क्लैरिफाई और हो गई कि जो पहली रिबेट थी वो प्रिंसिपल रेजिडेंस के ऊपर थी, और प्रिंसिपल रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, चाहे वो चौथी बार 5वीं बार घर खरीद रहा हो। अब की बार ये जो रिबेट है ये फर्स्ट टाइम होम बायर के ऊपर है, ये एक तो डिफरेंस है बिल्कुल। और दूसरा ये $1 मिलियन तक प्राइस का कैप है। और कई लोग आज की डेट में इसके ऊपर ये भी चीज पूछ रहे हैं कि सपोज हम 1.2 मिलियन का घर लें तो 1 मिलियन तक तो जो रिबेट है हमें मिल जाए, हम फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, 1.2 मिलियन का घर ले रहे हैं, और दो जो 200,000 उसका HST का ऊपर दे दें, ऐसा है कि वो $1
मिलियन कैप है? अभी इसके बारे क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि इसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी है वो जब तक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं आती पूरी, तब तक ये क्लैरिटी नहीं है, कहना मुश्किल है। बट जो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट है उसके मुताबिक आपको टैक्स में कुछ ना कुछ बेनिफिट है जो जरूर मिलेगा अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो। ठीक है। तो प्रियंका, आप जैसे काफी बिल्डर्स के साथ भी साथ में आपका रहता है ये प्री कंस्ट्रक्शन की बुकिंग के लिए, अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन, अगर रिसेंटली आपने किसी बिल्डर को कांटेक्ट किया हो, किसी बिल्डर ने आपके साथ कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं, और हम पहले भी कह रहे हैं कि इस चीज के ऊपर जो भी हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ये सिर्फ इंफॉर्मेशन तक है, कोई भी कॉन्क्रीट इसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है, हम इसको कोई ऐसे ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे। ये जो इंफॉर्मेशन है जो हम डिफरेंट सोर्सेज से ले रहे हैं, और जब इसकी जो ये बिल है जब इसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी और जब ये क्लोजिंग्स होंगी तो डाउन द रोड हमें मोर क्लैरिटी हो जाएगी। तो बिल्डर्स का क्या इसके ऊपर मतलब डिसीजन है, या क्या उनके पास इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर? तो कई बिल्डर तो ये बोलते हैं कि हम एक्नॉलेज करते हैं कि जो आपका क्लाइंट क्वालिफाई करता है, लेकिन जैसे अभी हमारे पास किसी के पास भी इसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये बिल रखा है, अभी पास होगा कितना कब वो इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वो कहते हैं क्वालिफाई करता है, एक्नॉलेज करते हैं, पर जैसे ही मतलब हम एक्नॉलेज करते हैं, जब ये आ जाएगा तो वो आपका क्वालिफाई हो जाएंगे, या तो डायरेक्ट आप सीआरएस से या अकाउंटेंट से या जैसे भी वो इंफॉर्मेशन आएगी बाहर। और आजकल प्री कंस्ट्रक्शन में कई ऐसे बिल्डर ऑलरेडी ऑफर करना शुरू हो भी गए हैं कि हम आपको जीएसटी का रिबेट हम दे देंगे आपको क्लोजिंग से पहले। ऐसा भी कई बिल्डर ऑलरेडी ऑफर करना शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब जो बिल हो गया है पास या हाँ जो इंफॉर्मेशन आ गई है, अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं है, बट ये मिलेगी जरूर। हाँ जी, मिलेगी, ऐसा अभी तक लग रहा चल रहा है। हाँ जो इनिशियल कन्वर्सेशन से अगर इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट। बिल्कुल, हाँ, ये ऐसे कोई मतलब ऐसे इसको एकदम से ऐसे कोई सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं या कोई ऐसा चीज नहीं कह सकते, क्योंकि कई बिल्डर ऑलरेडी ऑफर करना शुरू हो गए हैं कि आप ले लो। नहीं है, बट चीजें डाउन द रोड लग रहा है कि ये होएंगी सर, बेनिफिट फॉर द फर्स्ट टाइम होम बायर डेफिनेटली। तो अंकुर, एक चीज मैं यहाँ और आपसे डिस्कस करना चाहता था कि जैसे गवर्नमेंट देखो कुछ ना कुछ चीजें कर रही है, जैसे मॉर्गेज थी पहले $1 मिलियन तक 10% पे आप ले सकते थे, फिर उसको वो 1.5 मिलियन के ऊपर ले गए। इंटरेस्ट रेट्स में भी ड्रॉप हो रहा है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी, रियल एस्टेट मार्केट और उसके साथ लगे हुए ट्रेड, अब ये फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए बेनिफिट आ गया। तो ये चीजें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे ट्राई कर रही है कि इकोनॉमी और रियल एस्टेट मार्केट जो है वो मूव ऑन करे। तो एक और चीज थोड़ी सी मार्केट में सुनने को आ रही है, अगेन ये जो अमोर्टाइजेशन का पीरियड है 20, 25, 30 ईयर जैसे हमारे यहाँ मैक्सिमम है, तो कई जगह ये आ रहा है कि जैसे यूएस वगैरह है, वहां एक कोई प्रपोजल्स हैं अभी इसके ऊपर, अगेन कोई ऐसी मतलब ये कॉन्क्रीट वो नहीं है कि अगर इसको बढ़ा दिया जाए, डू इट टू 50, तो आपको क्या लगता है कि अगर इसको बढ़ाया जाता है अमोर्टाइजेशन का, पहली चीज तो ये, तो इसका कैसे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट रहेगा, क्या बेनिफिट इसका मिलेगा कंज्यूमर को? देखें दिनेश जी, इसमें दो चीजें हैं। अभी जो न्यूज में आ रहा है वो ये आ रहा है कि यूएस में काफी इस चीज के ऊपर बातचीत चल रही है कि वो सोच रहे हैं कि जो एमोर्टाइजेशन है बाय द बैंक्स, अगर कोई घर ले रहा है उसको हम 50 इयर्स कर दें। इसके साथ नो डाउट जो मंथली पेमेंट है और सेंस ऑफ होम ऑनरशिप के साथ एक अफोर्डेबिलिटी का जो फैक्टर है, स्पेशली फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए, वो तो जरूर रहेगा। पर आप ये देखिए, अगर लॉन्ग टर्म में इसको देखें तो वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि उसके साथ इफेक्ट करेगा जो ही वो, लेट्स से अगर $1 मिलियन का लोन है तो आप इंटरेस्ट 30 साल की जगह पे डबल हो गया ऑलमोस्ट, राइट। अगर किसी की 25 साल की मॉर्गेज है वो 50 पे जा रही है, तो उसके साथ इंटरेस्ट आपका है वो आपको 50 साल के लिए पे करना पड़ेगा, और आपकी जो मंथली पेमेंट है डेफिनेटली उस पर फर्क पड़ेगा। इसके साथ क्योंकि हम नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, आपको पता है कि बिल्कुल यूएस हमारा बॉर्डर है, बेस्ट थिंग क्या है कि जो भी यूएस में होता है कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट कैनेडा पे हमेशा रहता है, राइट। और कैनेडियन जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा देखा जाए डिपेंडेंट कहीं ना कहीं यूएस के ऊपर भी है। उस चीज को देखे तो ऑब्वियसली अगर कल को ये रूल यूएस में आता है तो कनाडा भी इस चीज के बारे में सोच सकता है। उसके साथ नो डाउट अगर ऐसा कोई रूल अगर इंप्लीमेंट हो जाए इन फ्यूचर यूएस में और कनाडा कंसिडर करे, डिस्पाइट द फैक्ट जो हमारा बैंकिंग और मॉर्गेज का सेगमेंट है दैट इज प्रीटी डिफरेंट एज कंपेयर टू यूएस। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट उनके एक फिक्स्ड है, राइट, फॉर टर्म के हिसाब से। हमारे 3 से 5 साल बाद हम फिर चेंज करते हैं। उस चीज को देखा जाए कल को अफोर्डेबिलिटी कनाडा में और बढ़ सकती है, जो कि अभी है। फर्स्ट टाइम होम बायर्स है उनके लिए अफोर्डेबिलिटी है, बट अगेन उनको फिर जो वो मॉर्गेज का टाइम है उस हिसाब से इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो वो चीज को जरूर कंसीडर करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम होम बायर्स को, और वो कहीं ना कहीं बैंकिंग और इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा चेंज में लेके आएंगे, वेरिएशंस देखने को मिलेंगे स्पेशली इकोनॉमी में भी, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट वन ट्रांजैक्शन।
और ये जो घर है $1 million 1.5 800,000 उस हिसाब से बैंकिंग में भी काफी चेंजेस आ सकते हैं। तो डेफिनेटली तो ये एक मतलब अभी यूएस में भी अभी ये चीज शुरू हुई है, अभी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बट अगेन आपके पास एक चॉइस रहेगी अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर आप जल्दी पे ऑफ करना चाहते हैं, कम इंटरेस्ट पे करना चाहते हैं, अगर ये चीजें डाउन द रोड होती हैं। बट यहाँ वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तो हम यूं गए और यूं आए। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। एक सेकंड। सो वेलकम बैक लाइव विद टीम अरोड़ा। तो जैसे ब्रेक में जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज की रियल एस्टेट मार्केट को टच कर रहे हैं। तो अभी हम आपके साथ कुछ शेयर्स करेंगे। एवरी वीक हम आपके साथ कुछ अच्छी लिस्टिंग शेयर करते हैं। तो इस बार भी हम आपके साथ कोई काफी बढ़िया लिस्टिंग्स जो है मार्केट में हम लेके आए हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो जी पहले बताएं कौन सी लिस्टिंग है? ये सबसे पहले जो है दिनेश 50 स्काई हार्बर 50 स्काई हार्बर ड्राइव जो ये है 2 बेडरूम का कॉन्डो। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में भी, ये बिल्कुल ब्रैम वेस्ट के ऊपर है, स्टील्स एंड मिसिसागा रोड के ऊपर। ऑल द अमेनिटीज राइट अक्रॉस द कॉर्नर, गोल्फ कोर्स बिल्कुल पास में है। चाहे हम बात करें कन्वीनियंस स्टोर की, चाहे हम बात करें ग्रोसरी स्टोर की, स्कूल बिल्कुल पास में है। ये 2 बेडरूम के साथ और 2 वॉशरूम के साथ। बेस्ट थिंग क्या है इस कॉन्डो के बारे में, ये कॉन्डो में आपको 2 अंडरग्राउंड पार्किंग भी मिलती है एंड बहुत ही कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर हमने ये प्रॉपर्टी लगाई हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड है जरूर हम यहाँ पे आप हमें कॉल करें और इसके बारे में और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो अगली प्रॉपर्टी है दिनेश, ये है हमारी 112 बर ओक ड्राइव। हाँ जी, ये 112 बर ओक थेरोल में है। बहुत ही बढ़िया प्राइस में है। इसका एक्चुअली बहुत अच्छा प्राइस रिडक्शन भी हुआ है अभी। तो ये अगर आप खरीदते हैं 100% आप पॉजिटिव कैश फ्लो में रहते हैं इन केस आप एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेते हो। 3 बेडरूम और 3 वॉशरूम की ये प्रॉपर्टी है। बिल्डर से बहुत ही ज्यादा अपग्रेड इस घर में करवाए हुए हैं। स्पेशली किचन बहुत ही ह्यूज किचन है और बहुत ही ओपन कॉन्सेप्ट एरिया है। पॉटलाइट्स हैं घर में और ऑल्सो एंड यूनिट टाउन हाउस है, फ्री होल्ड टाउन हाउस है। देयर इज नो साइड वॉक, तो एक्स्ट्रा पार्किंग स्पेस भी बहुत है इस घर में। और इस सैटरडे हम इसका ओपन हाउस भी कर रहे हैं बिटवीन 2 to 4। जो अगली प्रॉपर्टी है दिनेश 75 एटमार, इसकी क्या खासियत है ये बताएं आप। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो ये 75 एटमार ड्राइव यूनिट 339। सो ये जो प्रॉपर्टी है ये बैंक सेल है, पावर ऑफ सेल की एक प्रॉपर्टी है। और ये जो ब्रैम ईस्ट का एरिया है, आप समझ लें जो बॉर्डर है ब्रैम्पटन और वॉन का, क्वीन और गॉर्वे का एरिया, तो वहां पे ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई प्रॉपर्टी सस्ती सेल हो जाती है तो वो कहते हैं ये बैंक सेल है, तो ये वैसी ही एक बैंक सेल, पावर ऑफ सेल है। तो ये जो प्रॉपर्टी है 3 बेडरूम की ये प्रॉपर्टी है, 3 फुल वॉशरूम है इस प्रॉपर्टी के अंदर और 2 पार्किंग इस प्रॉपर्टी में अवेलेबल है। और प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव, सिर्फ और सिर्फ 675 में। और अगली है जो दिनेश 152 वार्डन स्ट्रीट। ये जो 152 वार्डन स्ट्रीट है, अगेन ये भी एक अंडर पावर ऑफ सेल बैंक सेल प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी की खास बात ये है कि इसके अंदर जो बेसमेंट अपार्टमेंट है वो फिनिश्ड है। बेसमेंट अपार्टमेंट सेपरेट एंट्रेंस के साथ बनी हुई है। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमें कॉल करें। जो अगली प्रॉपर्टी है वो है 13 मेलमर स्ट्रीट। 13 मेलमर स्ट्रीट जो प्रॉपर्टी है वो नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में हम लेके आ रहे हैं। ये 3 बेडरूम के साथ टाउन होम है। आप देख सकते हैं एलिवेशन बहुत ही अच्छी है इस घर की। बेस्ट थिंग क्या है, 3 वॉशरूम आपको मिल जाते हैं। मिसिसागा एंड सैंडलवुड के बिल्कुल पास ये प्रॉपर्टी है और स्क्वायर फीट अबव 1500। बहुत ही अच्छा ये घर है एंड प्राइस बहुत ही कंपैरेटिव हमने इसका रखा हुआ है। हम इस पे ओपन हाउस भी कर रहे हैं। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कॉल करके और एक बार जरूर ये प्रॉपर्टी देखें। अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर है, बहुत ही ऑप्शन है इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको जो मिल सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है 3 चेकरबेरी क्रेसेंट। जी, 3 चेकरबेरी क्रेसेंट ब्रैम्पटन में है। ये बवेड और हाईवे 10 के बिल्कुल पास है। 1495 ऑलमोस्ट 1500 स्क्वायर फीट की ये प्रॉपर्टी है। ये टाउन हाउस है, 3 बेडरूम एंड 4 वॉशरूम।
फिनिश बेसमेंट, ये स्कूल के पास, हाईवे के पास बहुत ही डिजायरेबल नेबरहुड है. सो इसका भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे एंड संडे बिटवीन 2 to 4. जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है 61 रिजमोर क्रेसेंट. ये जो हम प्रॉपर्टी लेके आए हैं काफी अच्छी प्रॉपर्टी. अगर आप डीटैच घर देख रहे हैं, अगर आपको टाउन या सेमी की जगह आपको एक डीटैच चाहिए, फर्स्ट टाइम होम बायर हैं या सोच रहे हैं आप अपसाइज करने के लिए, ये 3 बेडरूम का और 1 बेडरूम की बेसमेंट के साथ ही आपको फिनिश बेसमेंट के साथ विद सेपरेट एंट्रेंस आपको ये घर मिल जाता है. चिंग्यूजी एंड वॉनलेस के पास अमेनिटीज राइट अक्रॉस द कॉर्नर है. यहाँ पे भी हम ओपन हाउस कर रहे हैं एंड ये प्रॉपर्टी में काफी अपग्रेड्स किए गए हैं बाय सेलर एंड अप्लायंसेस से लेके चाहे वो आप देख भी सकते हैं. इसकी एलिवेशन भी काफी अच्छी है. जरूर आप इस ओपन हाउस पे आए, एक बारी प्रॉपर्टी को जरूर देखें. जो अगली प्रॉपर्टी है अंकुर वो है 3 स्ट्रीट ब्रायर. सर ये प्रॉपर्टी मैं क्या ही कहूँ, ये प्रॉपर्टी अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं एंड बंगलो लॉफ्ट देख रहे हैं, और बेस्ट चीज क्या है इस प्रॉपर्टी में, स्नेल ग्रोव कम्युनिटी, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कम्युनिटी में ये प्रॉपर्टी है. 3 बेडरूम का ये घर आप देख ही सकते हैं. इसकी एलिवेशन आप चेक करें. वुडथिंग क्या है, इसका ड्राइववे के ऊपर आपकी 4 गाड़ी से 5 गाड़ी आराम से लगती है. सेपरेट लीगल एंट्रेंस है बैक साइड पे, और उसके अलावा 2 बेडरूम की बेसमेंट है. ओपन हाउस हम कर रहे हैं सैटरडे संडे. जरूर एक बार ये प्रॉपर्टी पे आप आए और देखें. नेक्स्ट है 1285 ब्रिस्टल रोड. जी 1285 ब्रिस्टल रोड, जो ब्रिस्टल और क्रेडिट व्यू का इंटरसेक्शन पड़ता है. 1340 स्क्वायर फीट का ये कॉन्डो टाउन हाउस है जिसकी मेंटेनेंस फीस सिर्फ 149 है. पार्क स्कूल के पास है. प्राइस इसकी बहुत ही कंपेटिटिव प्राइस है. सो प्लीज इसके भी ओपन हाउस सैटरडे संडे है. प्लीज कम एंड चेक दिस प्रॉपर्टी आउट. नेक्स्ट है जो दिनेश वो है 232 स्काई हार्बर. जी 232 स्काई हार्बर बहुत ही स्पेशियस सेमी डिटैच घर है. इसका स्क्वायर फुटेज है 2100 स्क्वायर फीट. 3 बेडरूम 3 वॉशरूम की ये है प्रॉपर्टी. इसका जो लॉट साइज है ऑलमोस्ट 33 बाय 100 फीट लॉन्ग. तो प्लीज इसका एंड यूनिट टाउन हाउस है. ये एक्चुअली सेमी डिटैच ही कह सकते हैं. या इट्स एक्चुअली लाइक सेमी डिटैच बिकॉज़ एंड यूनिट टाउन हाउस है. जो नेक्स्ट है वो है 19 हेनरी वसूचन एवेन्यू. ये जो अगली प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं 19 हेनरी वसूचन एवेन्यू, ये क्वीन और मैक्लॉगलिन का जो नेबरहुड है उसमें ये प्रॉपर्टी है. और प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि प्रॉपर्टी ज्यादा ओल्ड नहीं है, सिर्फ 10 साल पुरानी ये प्रॉपर्टी है. फुली डिटैच घर है. अराउंड 2000 स्क्वायर फीट का ये है घर. और इसके अंदर जो बेसमेंट है ये फिनिश्ड है. और 4 बेडरूम का ये डिटैच घर विद फिनिश बेसमेंट और वेरी वेरी अट्रैक्टिव प्राइस. ये $1 मिलियन से भी नीचे प्रॉपर्टी लगी हुई है. जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दिनेश वो है 29 नॉर्वेस्ट ड्राइव. 29 नॉर्वेस्ट ड्राइव, ये जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर प्रॉपर्टी है क्रेडिट व्यू और वॉनलेस के नेबरहुड में. ये कहने को ये एक टाउन हाउस है और ये कॉर्नर वाला डबल कार गैराज का 2500 स्क्वायर फीट का टाउन हाउस है. 4 बेडरूम प्लस लॉफ्ट इसके अबव ग्रेड है. और इसके साथ साथ इसकी जो बेसमेंट है वो भी फिनिश्ड है. जो अगली है दिनेश वो है 42 ओकमोर लेन. 42 ओकमोर लेन, ये मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल का जो नेबरहुड है, यहाँ ये कैनिफ बिल्ट प्रॉपर्टी है. और ये जो प्रॉपर्टी है ये 2 स्टोरी टाउन हाउस है. और ये प्रॉपर्टी अराउंड 3 से 4 साल पुरानी है. फुली अपग्रेडेड प्रॉपर्टी. 3 बेडरूम का ये टाउन हाउस, बेसमेंट फिनिश्ड है इस प्रॉपर्टी के अंदर भी. और ये कैनिफ का बिल्ट घर है तो इसीलिए पूरा अपग्रेडेड प्रॉपर्टी है. जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है 13 रिबन्स ड्राइव. ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी के अंदर खासियत ये है कि इसका पॉजिटिव कैश फ्लो हो सकता है क्योंकि इसकी जो बेसमेंट है वो फिनिश्ड है. बट इसकी बेसमेंट के अंदर 2 रेंटल यूनिट बन सकते हैं, वो भी सिटी से अप्रूव्ड. वो सिटी से इन्होंने अप्रूवल का प्रोसेस किया था, अब उसको दोबारा रिवाइव करके आप इसको बना सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं और पॉजिटिव कैश फ्लो वाली कोई ऑप्शन देख रहे हैं तो दैट विल बी ए वेरी गुड ऑप्शन. जो नेक्स्ट है दिनेश वो है 32 अट्रैक्शन ड्राइव. 32 अट्रैक्शन ड्राइव, ये मिसिसागा और फाइनेंशियल ड्राइव के नेबरहुड में 56 फीट वाइडर लॉट के ऊपर डिटैच घर है. और इसकी खास बात ये है कि इसमें 2 मास्टर बेडरूम हैं. और अगर कोई ज्वाइंट फैमिली इस प्रॉपर्टी को देख रही है, और जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं 2 मास्टर बेडरूम है, बालकनी बनी हुई है प्रॉपर्टी के अंदर. और बेस्ट पार्ट है 2 बेडरूम की लीगल बेसमेंट ड्वेलिंग जो अभी $2100 पे रेंट है वो इस प्रॉपर्टी के अंदर बनी हुई है. जो अगली प्रॉपर्टी है वो है 377 मॉल. ये है जी, हाँ जी, 377 मालविया
कोर्ट प्रॉपर्टी, ये जो है मिल्टन के अंदर है प्रॉपर्टी, और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी डिटैच घर है, डबल कार गराज का, और इसकी जो बेसमेंट है वो बनी हुई है इसकी प्रॉपर्टी की, और ये जैसे काफी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर हमने लगाया है, और इसके ऊपर भी इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। और जो अगली प्रॉपर्टी है वो है 7 लेजेंडरी सर्कल। 7 लेजेंडरी सर्कल, ये भी एक कैनिफ का बेल्ट डिटैच घर है, और जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ड्राइवे इसका इतना बड़ा है कि चाहे आप इसके ऊपर 10 गाड़ियां पार्क कर लें। ब्रैम्पटन और मिसिसागा का जो बॉर्डर है उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी है, और जैसे ये कैनिफ बिल्ट है तो 9 फीट की इसकी मेन फ्लोर है, 9 फीट की इसकी सेकंड फ्लोर है, और 8 फीट के इसके डोर हैं, पूरे बिल्ट इन अप्लायंसेस, पीछे जो बैकयार्ड है विद गजीबो, हॉट टब, और बार भी बनी हुई है बैकयार्ड के ऊपर आपकी इवनिंग्स को एंजॉय करने के लिए, और फुली अपग्रेडेड ये प्रॉपर्टी है 7 लेजेंडरी सर्कल। अब जो है दिनेश 150 कोस्ट लाइन, बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है, इसके बारे में जरा बताएं हमारे व्यूअर्स को। ये जो 150 कोस्ट लाइन ड्राइव की प्रॉपर्टी है, आप इसको घर या प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, ये एक आपका प्राइवेट रिजॉर्ट है। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको वो सारे फीचर मिलेंगे जो एक रिजॉर्ट के अंदर होते हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी जो है कस्टम बिल्ट टाइप प्रॉपर्टी है, बेसमेंट इसकी फिनिश्ड है, अपार्टमेंट है और वॉकआउट है, और इसका बेस्ट और मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर है इस प्रॉपर्टी का बैकयार्ड जो है वो पूरा आपको एक रिजॉर्ट की फीलिंग देता है। इसके अंदर पूल बना हुआ है, गजीबो लगा हुआ है, इसके अंदर मतलब जो एक बैकयार्ड और रिजॉर्ट में एमिनिटीज होनी चाहिए वो सारी एमिनिटीज आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर मिलेंगी। मैं ये कहूंगा कि एक बार ना जाके ये प्रॉपर्टी देखनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब लेनी या ना लेनी बात की बात है, आप देखें जरूर एक बार जाकर। जो अगली प्रॉपर्टी है दिनेश वो है 23 विटकॉम्बी वे। ये जो प्रॉपर्टी है पुशलिंक में है, और ये जो है बंगलो है 3 कार गराज का, और जैसे आप देख रहे हैं, और पीछे ये रवीन लॉट है, और इसकी बेसमेंट भी फिनिश्ड है। अगर आप कोई बड़ा बंगलो देख रहे हैं, 3 कार गराज देख रहे हैं, और सिटी की हसल बसल भी नहीं चाहिए, और बिल्कुल हाईवे के ऊपर चाहिए 401 के ऊपर, और ये जो मिसिसागा और मिल्टन से आई थिंक अराउंड 30 मिनट की दूरी के ऊपर ये आप अगर बंगलो देख रहे हैं बड़ा, तो दैट कुड बी ए गुड ऑप्शन आपके लिए। और जो अगली प्रॉपर्टी है दिनेश वो भी एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है 26 पायोनियर, उसके बारे में भी जानकारी दें। ये 26 पायनियर ड्राइव जो प्रॉपर्टी है ये मिसिसागा के अंदर ब्रिटानिया और क्वीन का जो नेबरहुड है वहां ये एक कस्टम बिल्ट प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी भी खास बात ये है कि एक तो एक कस्टम बिल्ट प्रॉपर्टी है, मोर देन 5000 स्क्वायर फीट इसकी लिविंग स्पेस है, ड्राइवे इतना बड़ा है कि 8 से 10 कार की पार्किंग इसके ड्राइवे पे ही हो जाएगी, और ये प्रॉपर्टी ज्यादा पुरानी भी नहीं है, 3 से 4 साल पुरानी प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ इस प्रॉपर्टी के अंदर भी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट जो है इस प्रॉपर्टी के अंदर बनी हुई है। जो लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है दिनेश ये है 7548 6th लाइन। ये जो प्रॉपर्टी है ये भी आप जैसे देख रहे हैं कस्टम बिल्ट घर है, 9000 से ऊपर इसकी लिविंग स्पेस है, स्क्वायर फीट से ऊपर काफी बड़ा साइज है घर का, और मिल्टन में है ये जो प्रॉपर्टी। अगर आप कोई कस्टम बिल्ट घर देख रहे हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं काफी ग्रैंड एलिवेशन है इस प्रॉपर्टी की, आप इसके बारे में भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा वक्त हो गया है ब्रेक लेने जाने का, यहाँ शो को खत्म करने का, बट हम अगले वीक आपसे फिर मिलेंगे, और कोई भी आपका क्वेश्चन हो उसके रिलेटेड रियल एस्टेट के तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 4169108923, या आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं teamaroda.com। थैंक यू।